जेबीटी डीएलएड एग्ज़ाम, यानी कि जितने भी साथी हरियाणा से डीएलएड का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हमने VBI क्वेश्चंस को चुन के लाया हो, यानी कि आपका जो पेपर कोड है 104 का, उस पेपर कोड के हिसाब से मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। आप लोग ने देखा होगा कि हमने जितने भी VBI क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे हुए होंगे, यानी कि आपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे पेपर कोड 101 का, 102 का और 103 का, अगर इन 3 क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और यही क्लास से आए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग हर एक क्लास को कीजिए, हर एक क्लास को एंड तक देखिए, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है ना। और हमने नोट्स भी बना रखे हैं, ए सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का और सेट सी का, यानी कि चारों सेट से जो क्वेश्चंस आते हैं हर सेट के नोट्स में अवेलेबल करवाता हूं, ठीक है ना। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा जो सब्जेक्ट है ना पेपर कोड 104 है, और जो सब्जेक्ट है समकालीन भारतीय समाज, ठीक है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के, यानी कि हर एक क्वेश्चंस को देख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है क्या है तो देख लेते हैं। दोनों और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, और दोनों लैंग्वेज यानी कि बच्चे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए, यानी कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है ना वो क्या है उसके बारे में कह रहे हैं लिखने को, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लिखेंगे। उत्तर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है, यानी कि अमेरिका का मौलिक अधिकार लिया गया है, और आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व है, और कनाडा से संघीय ढांचा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार लिया, यानी कि हमारे देश में जो संविधान बने हैं ना, तो संविधान बनने के साथ क्या हुआ है कि हर एक देश से चुन चुन करके मौलिक अधिकार लिए, यानी कि जो लोगों के लिए क्या है तो एक मौलिक अधिकार हो गया, तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली ये क्या है तो ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है ना। जो आयरलैंड से लिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, कनाडा से जो लिया गया है कि संघीय ढांचा लिया गया, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है तो समवर्ती सूची लिया गया है, यानी कि हर हमारे जो संविधान बने हैं लिखित संविधान है, यानी कि काफी लंबा है और काफी लंबा टाइम भी लगा है इस संविधान को लिखने में, बनाने में। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं इस संविधान को पूरा करने में, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का कितना लंबा समय है, कितना मेहनत कर करके इस संविधान को तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सब के सब क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आ जाए हर एक क्वेश्चंस को आप लोगों को लिख करके आना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में समानता से आप क्या समझते हैं, यानी कि शिक्षा में जो समानता है ना उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर है कि शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी जाति को या धर्म के, लिंग या आर्थिक स्थिति से बड़े समान अवसर मिले, यह हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती है। क्या क्या कह रहा है, शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी बच्चों को जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से बड़े समान अवसर मिले, यह हर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। यह कह रहे हैं यानी कि हर बच्चों को क्या करना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म के हो, यानी कि लिंग, यानी कि वो लड़का हो या लड़की, हर किसी को समान अवसर दिए जाए, हर व्यक्ति को समान रूप से देखा जाए, असमान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना। हर चीज समान रूप से होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को परीक्षा में सबको एक जैसी कॉपी और पेन दिए जाते हैं, क्या जाते हैं, कॉपी दिए जाते हैं, क्वेश्चंस पेपर यानी कि दिए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं सभी के लिए निर्देश सेम होते हैं, ठीक है ना। आप लोग का सभी तरह के एक ही कॉपी दिया जाता है हर बच्चों की, चाहे वो किसी भी धर्म को, वैसे ही शिक्षा में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ, यानी कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब और कैसे हुआ था उसके बारे में चर्चा करने को कह रहे हैं, ठीक है ना।
चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है उसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, यानी कि इसमें 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। उसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, यानी कि संविधान के अध्यक्ष थे। संविधान जो बना था वो अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इन्हीं के नेतृत्व में संविधान को लिखा गया। किसके? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में, यानी कि उस दौर में बी आर अम्बेडकर ने अपने नॉलेज, यानी कि अपने नॉलेज को विदेशों से जाकर नॉलेज को ग्रहण किया था। क्या किया था उन्होंने? अपने नॉलेज के बल पे वो क्या किए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। यानी कि उस समय कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, यानी कि उन सब के आगे किसको चुना गया? तो वो भीमराव अंबेडकर को चुना गया, क्योंकि उनके पास नॉलेज काफी ज्यादा होते थे। लेकिन और उसी वजह से भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने गए, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और उसकी अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर के प्रश्न है कि प्रस्तावना का महत्व बताइए, यानी कि प्रस्तावना का जो महत्व है ना वो क्या है उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्श बताए गए। क्या बताए? तो बंधुत्व के आदर्श बताए गए, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। उसी संविधान के अनुसार हम लोग चलते हैं, उसी प्रस्तावना की वजह से हम लोग संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 5 नंबर के जो प्रश्न है कि विशेष शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, यानी कि विशेष शिक्षा के जो उद्देश्य ना वो क्या है? विशेष शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, यानी कि उनकी क्षमताओं का विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। क्या है? तो आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि आप लोग को देखते होंगे कि विकलांग बच्चे हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में ला करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, यानी कि उनकी जो क्षमता है उनके साथ विकास करना चाहिए, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर बनाना होता है, ठीक है ना। कमजोर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक कमजोर पौधे को सहारा देकर मजबूत बनाया जाता है, उसी तरह आप लोगों को क्या करना है? दिव्यांग बच्चों को सहारा दे करके उसे मजबूत बनाना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि समावेशी जो शिक्षा है ना उसका क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे एक ही विद्यालय में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करें, यानी कि किसी भी समाज से बिलोंग करें, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के वो बच्चे हैं, उस सभी को क्या करना चाहिए? विद्यालय में समान अवसर के साथ समान रूप से उसे शिक्षा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा में सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा में क्या है? सब एक साथ है, कोई अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। 7 नंबर के प्रश्न है कि न्यायिक क्या है? तो न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन से आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि न्यायालय यह देखे कि संसद या विधान मंडल के बनाए कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण वो करते हैं जो कि संविधान में के दायरे में कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं, ठीक है ना। जो समझना, न्यायपालिका क्या करते हैं? संविधान की रखवाली करने पर वाला प्रहरी होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होते हैं? गार्ड होते हैं और वो प्रहरी के तौर पे काम करते हैं। तो उसी तरह न्यायपालिका क्या है? तो संविधान की रखने वाली प्रहरी होती है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता लिखिए, यानी कि क्या कर रहे हैं? सर्वोच्च जो न्यायालय होते हैं ना उनके जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है ना
कोर्ट जिसे कहते हैं, कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में, ठीक है ना, तो वह भारतीय नागरिक हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष रहा हो, यानी कि उच्च न्यायाधीश में कम से कम वो 5 वर्ष कार्यरत हो रहा हो, या 10 वर्ष अधिक वक्ता रहा हो, यानी कि 10 वर्ष अधिकतर रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि विशेषज्ञ हो, क्या हो, तो विधि विशेषज्ञ हो, ठीक है ना, या राष्ट्रपति के अनुसार विधि का विशेषज्ञ हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वही बन सकता है जो अनुभवी और योग्य होते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो योग्य होने चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो 9वें नंबर की प्रश्न है कि राज्य सूची के 2 विषय लिखे, यानी कि राज्य सूची के है ना उनके 2 विषय क्या है, क्या करें, राज्य सूची के 2 विषय लिखे। तो देखते हैं आंसर की तरफ। तो राज्य सूची में पुलिस और लोक व्यवस्था प्रमुख विषय है। राज्य सूची में क्या होता है, पुलिस व्यवस्था राज्य के अंदर आते हैं, यानी कि राज्य के अपने पुलिस प्रशासन होते हैं जो कि लोगों की व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालती है, यानी कि राज्य सरकार वो होते हैं जो अपने राज्य के अंदर क्या करते हैं, कानून व्यवस्था को संभालते हैं, ठीक है ना, शिक्षा को आगे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह के कई सारे काम हैं राज्य सरकार के, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि दलगत प्रणाली के 2 गुण लिखिए, यानी कि दलगत प्रणाली जो है ना उनके 2 गुण लिखने को कह रहे हैं, उनके 2 गुण को लिखेंगे, ठीक है। तो उत्तर है दलगत प्रणाली जनता को विभिन्न विकल्प देती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। क्या करती है, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, जनता को अलग अलग क्या मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं, ठीक है ना। और लोकतंत्र क्या होता है, तो मजबूत होता है। जैसे बाजार में कई दुकानें होती है लेकिन चुनाव में कई पार्टियां भी होती है, ठीक है ना। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न क्या है, 11 नंबर के प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन क्या था, यानी कि तेभागा जो है ना आंदोलन है, उस आंदोलन में क्या हुआ था उसके बारे में कह रहे थे, ठीक है ना। तो उसका उत्तर है कि 1946 में बंगाल के किसानों ने फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखने और 1/3 जमींदार को देने की मांग की। क्या कि किसानों ने फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखने की मांग की और 1/3 जमींदार को देने की मांग की थी, ठीक है ना। यही हुआ था जो कि बंगाल में हुआ था, ठीक है ना। तो किसानों को न्याय के लिए संघर्ष किया गया था, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार क्या है, यानी कि शिक्षा जो है ना उसका अधिकार क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो उत्तर है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का मौलिक अधिकार है। क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है, यानी कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं ना उन बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मुफ्त में शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके लिए एक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है ना। वो क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, यानी कि वैश्वीकरण है ना उसको परिभाषा देने को कह रहे, ठीक है ना। तो उत्तर की तरफ देखेंगे कि वैश्वीकरण की जो परिभाषा है वो क्या है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक संबंधों का विस्तार होता है। इससे वस्तुएं, सेवाओं, विचारों और तकनीक का आदान प्रदान बढ़ता है और देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ती है। यानी कि वैश्वीकरण क्या है, एक देश दूसरे देश से क्या करते हैं, सामान को साझा करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं और इससे क्या होते हैं, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी सुधार होते हैं। जैसे हम वस्तुओं की सेवा करते हैं, ठीक है ना। हमारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देश से आकर के और दूसरे देश से ला करके हमारे इंडिया में बेचे जाते हैं, ठीक है ना। तो हर संसाधन को एक दूसरे देश से ला करके उन सेवाओं को अपने देश में बेचना, अपने देश के हर लोगों को पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो एक वैश्वीकरण है। क्या है, तो एक वैश्वीकरण है, ठीक है ना।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। जाति व्यवस्था का एक दोष लिखिए। क्या कह रहे हैं, जाति व्यवस्था क्या है उसके एक दोष लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर की तरफ देखते हैं कि जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है सामाजिक भेदभाव। क्या है, तो सामाजिक भेदभाव। यह व्यवस्था लोगों को ऊंच नीच में बांटती है और समाज में असमानता पैदा करती है। इससे समाज की एकता और प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप लोग देखिए होगा गांव घरों में क्या होता है, जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है, यानी कि सामाजिक में क्या होता है, भेदभाव हो जाता है। यह व्यवस्था लोगों को ऊंच नीच में बांटने लगती है। क्या करने लगती है, बांटने लगती है और समाज में असमानता पैदा करती है। जब आप लोग जाति और ऊंच नीच के को बांटिएगा तो क्या होगा, तो असमानता पैदा होगा। इससे समाज में एकता और प्रगति पर नकारात्मक यानी कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये ही इसका जवाब है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। 15 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। यानी कि पर्यावरण है ना, उसका शिक्षा का उद्देश्य कह रहे हैं लिखने को, ठीक है ना। तो उत्तर को देखते हैं, ठीक है ना। उत्तर क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करना है। यानी कि यह छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास की आवश्यकता के बारे में समझ प्रदान करती है। क्या करती है, तो समझ प्रदान करती है। हमारी प्रकृति हमारी माँ है। क्या है, तो हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना चाहिए, सीखना चाहिए। पर्यावरण क्या है, तो शिक्षा है। क्या है, तो पर्यावरण शिक्षा है, ठीक है ना। पर्यावरण क्या हो रहा है अभी के दौर में, क्या है, नष्ट किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, यानी कि हर तरफ से नष्ट किया जाए। अब कुछ महीने पहले हमने देखा कि तेलंगाना में किस तरह जंगलों को नष्ट कर दिया गया, यानी कि पर्यावरण को खत्म कर दिया गया। और वहां पे क्या किया गया, एक कारखाने को, तेल शोधक कारखाने या पता नहीं क्या खोले जा रहे हैं, लेकिन हर एक जंगल को ही नष्ट कर दिया गया, जिससे क्या हो गए थे, पशुपालन भी काफी क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ही हमारी जीवन है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। क्या है, तो पर्यावरण ही है। आप लोग भी पर्यावरण का सुरक्षा कीजिए और पर्यावरण को अधिक से अधिक लगाइए, यानी कि अपने घरों में भी लगाइए, ठीक है ना। अपने आसपास जो पेड़ पौधे काट रहे हो उसको समझाइए कि पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण से ही हम लोग क्या करते हैं, फायदे उठाते। पर्यावरण है तो हम लोग भी हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण के बिना हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो पर्यावरण हमारे लिए क्या है, तो जरूरी है, ठीक है ना। आज हमारे देश की जो है ना क्या है, तो टेम्परेचर इतना हाई क्यों रहता है, इतनी गर्मी जो है ना क्यों पैदा हो रही है, तो पर्यावरण नष्ट होने की ही वजह से क्या हो रहा है, तो हरियाली मिटने की वजह से क्या हो रहा है, तो तेज धूप, तेज टेम्परेचर होते ही हम लोग को क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। लेकिन 21वीं सदी यानी कि आने वाले जो समय में इसी तरह से पेड़ पौधे, बेतहाशा पेड़ पौधे कटेंगे तो ऐसे ही टेम्परेचर में क्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरह गर्मी आम हो जाएंगी, ठीक है। सभी लोग परेशान होंगे, इसलिए पेड़ पौधे को बचा करके रखना है, ठीक है ना। प्रदूषण जो नियंत्रक होते हैं ना उसको भी बंद करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर के प्रश्न है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए। यानी कि संगठित और असंगठित जो क्षेत्र है ना उसमें अंतर लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित होती है। क्या होती है, तो संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित होती है, नियमित वेतन मिलता है और सुविधाएं मिलती है। असंगठित क्षेत्र में कार्य असुरक्षित होता है, वेतन निश्चित नहीं होता है और कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल सकती। क्या होता है, तो सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। जैसे नौकरी क्या है, एक जब आप सरकारी नौकरी कीजिएगा तो क्या है, एक सुरक्षित नौकरी हो जाती है। यानी कि इसमें आप लोगों को क्या होता है, एक फिक्स क्या हो जाता है, तनख्वाह मिलता है, यानी कि तनख्वाह मिलता है। उनमें क्या होती है, सुविधाएं भी मिलती है। यानी कि आप जब रिटायर हो जाए तो आप लोगों को सुविधा दी जाती है। उस रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों को कुछ कुछ वेतन दिए जाते हैं, जिससे आपकी यह सुविधा है। यानी कि नौकरी करने वाले को असंगठित वो होते हैं जो नौकरी असुरक्षित होती है, यानी कि निजी तौर से नौकरी करते हैं, ठीक है ना। तो अनियमित वेतन होते हैं, यानी कि उसके अनियमित होते हैं, यानी कि किसी को 8,000 किसी को 10,000, जब वो काम छोड़ दिए दूसरे काम में गए तो उससे भी कम होता था। ये क्या है, तो एक अनियमित हो गया, ठीक है ना। जैसे सरकारी कर्मचारी है हो गया, ये सरकारी टीचर्स हो गए, ये सब क्या है, तो एक संगठित हो गया, ठीक है ना।
बनाम दिहाड़ी मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर जो लोग हैं वो सब क्या है, तो ये एक असंगठित लोग है। तो आप लोग वीडियोस को देखे रहिए, तो इसके बारे में आप लोग आसानी से लिखिए। संगठित उस लोग को कहते हैं जो सरकारी सेवा में अपना योगदान देते हैं और अब उनको सुविधाएं मिलती है। असंगठित उस लोग को कहते हैं जो दिन भर अपनी मजदूरी करते हैं और एक दूसरे को यहाँ काम करते हैं, उसे असंगठित वर्ग कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपने वर्ड में आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने हैं। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड नहीं लिखते हैं, तो कहते हैं हम तो लिख के आए, हम तो 10 पेज लिखे हैं, हमने 20 पेज लिखे हैं, लेकिन हमें बैक लगा दिया, यानी कि फेल कर दिया गया था। इससे मतलब नहीं है कि आप क्या लिख लिए, आप उस टॉपिक के हिसाब से लिखिए, उस रिलेटेड टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक को रिलेटेड लिखिए। ठीक है ना, आप सटीक आंसर लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना, अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ पेज भरने के चक्कर में रहते हैं और पेज भरने के बाद जब इसका रिजल्ट आता है तो कहते हैं हम तो इतने पेज लिखे थे और जब पेज हमने लिखे तो नंबर क्यों नहीं, तो नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने उस कंटेंट के बेस पे आप लोगों ने आंसर नहीं लिखा था, इसलिए आप लोग को बैक लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को कंटेंट यानी कि आप लोग को उससे रिलेटेड लिखने को है। ठीक है ना, चाहे अपने अल्फाज में ही लिखे, अपने जवान में ही लिखे। ठीक है ना, आपको जितना होता है अपने अनुसार लिखे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले कौन से प्रश्न है, ठीक है ना, 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि लिंग असमानता क्या है, यानी कि लिंग असमानता है वो क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है ना, उत्तर में देखते हैं कि लिंग असमानता पुरुष और महिला के बीच अवसरों, शिक्षा, रोजगार और अधिकारों में असमान व्यवहार है। यह समाज में महिलाओं के विकास और समान अधिकारों को बाधित करती, क्या करती है, तो समान अधिकारों को बाधित करती है, यानी कि पुरुष और महिला के बीच शिक्षा, रोजगार और अधिकार में असमानता है। ठीक है ना, समझना, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करना लिंग असमानता है। ठीक है ना, जैसे कोई कहता है ना अपने समाज में, तुम लड़का हो और ये लड़की है, तो तुम लड़का पढ़ सकते हैं और लड़की है तो लड़की नहीं पढ़ सकती है। ठीक है ना, यानी कि लड़की आप 10 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, लेकिन आप लड़का है तो लड़का जा सकते हैं। तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, असमान व्यवहार पैदा नहीं करना चाहिए। सभी यानी कि जो लड़का हो उसको भी समान देना चाहिए, जो लड़की हो उसको भी समान देना चाहिए। यह सब असमान कहाँ देखा जाता है, तो गाँव घर के लोगों में देखा जाता है। कि कहाँ पे, तो गांव घर में देखा जाता है। ये लड़का है तो ये नहीं लड़का है तो पढ़ सकता है, ये लड़की है तो नहीं पढ़ सकती है। ठीक है ना, लड़का बाहर जा सकता है पढ़ने, लड़की बाहर नहीं जा सकती पढ़ने, तो ये सब असमान है। ठीक है ना, इसे लिंग असमानता का पता चलता है। ठीक है ना, इसे भेदभाव यानी कि लड़का और महिला पुरुष में क्या करता है, तो भेदभाव पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे देश में काफी सुधार हुए हैं। अब क्या है, तो अब लोग क्या है एक समान देखे जा रहे हैं। अभी हर क्षेत्र में देखिएगा। ठीक है ना, पायलट हो, लोको पायलट हो, ठीक है ना, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, ठीक है ना, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। ठीक है ना, हर क्षेत्र में महिला का योगदान है। ठीक है ना, सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, ठीक है ना, हर क्षेत्र में महिलाओं को अब समान अवसर मिल रहे हैं और महिला भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपने बड़े बड़े ओहदे को संभाल रही है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर के प्रश्न है कि मिड डे मील योजना क्या है, यानी कि मिड डे मील योजना है ना, वो कौन सी योजना है, इस मिड डे मील योजना में क्या लाभ है। ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। कहाँ हुई, तो 1995 में शुरू हुई। इसके तहत प्राथमिक यानी कि 1 से 5 जो बच्चे होते हैं ना, और माध्यमिक यानी कि 5 से जो 8 के होते हैं वो माध्यमिक होते हैं, और विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। यानी कि जो बच्चे प्राथमिक लेवल के हैं, जो प्राइमरी लेवल के हैं, यानी अपर प्राइमरी लेवल के यानी कि माध्यमिक लेवल के जो बच्चे हैं उसको क्या दिया जाता है, मिड डे मील के अनुसार या योजना के अनुसार बच्चों को क्या जाता है, मुफ्त शिक्षा दी जाती है। क्या होता है, मुफ्त भोजन दिया जाती है। क्या देते हैं, मुफ्त भोजन दिया जाता है। क्या जाता है, मुफ्त भोजन दिया जाता है, ताकि पोषण स्तर सुधरे और विद्यालय में उपस्थिति बढ़े। यानी कि जब बच्चों को भोजन के अवसर जब मिलेंगे ना, तो बच्चों क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे और स्कूल में अपने पढ़ाई को करेंगे, पोषण तत्व मिलेंगे। ठीक है ना, इससे सुधरने और विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ने की चांसेस है। ठीक है ना, ताकि बच्चे क्या हो जाए, बच्चे भूखे न रह सके और पेट भर करके, और पेट भरपूर जब पढ़े रहेगा तो बच्चे मन लगे भी पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों को मिड डे मील के अनुसार, ठीक है ना, बच्चों को भोजन पर्याप्त मात्रा में, प्राथमिक लेवल के हैं, जो माध्यमिक लेवल के हैं स्कूल है, उसमें मिड डे मील की भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है ना, चलते हुए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। 19 नंबर के प्रश्न है कि नक्सल
19 नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं, नक्सल आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी कि नक्सल जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। तो नक्सल आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी गांव से शुरू हुआ। कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल, जिसे बंगाल भी बोलते हैं, कोलकाता भी बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी गांव से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य किसानों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना था। बाद में यह कई राज्यों में फैल गया, यानी कि जो बंगाल में जो ये घटना हुआ था ना, कौन सा घटना हुआ था कि नक्सल आंदोलन जो नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ और इस घटना से क्या हुआ, कई राज्यों में फैल गया, यानी कि यह घटना कई राज्यों में फैल गया, ठीक है ना। जिसमें किसानों और गरीबों को अधिकार की रक्षा के लिए बात की जाती थी, ठीक है। गरीब किसानों का विद्रोह जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और धीरे धीरे कहाँ, तो हर राज्य में फैल गए, ठीक है ना, कई राज्यों में फैल गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर के प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना वो कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। उसको बारे में कह रहे हैं, तो उसके बारे में उत्तर क्या है उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। इस मंडल में संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते, क्या होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, तो शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है कि जनता सीधे चुनाव नहीं करती, क्या होती है, राष्ट्रपति को जनता चुनाव नहीं करती, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र, यानी कि जो जनता के द्वारा जो सरकार चुने जाते हैं, जैसे संसद हो गए और राज्यसभा में जो संसद हो, राज्यसभा के संसद जो MP हो गए, वो सब क्या करते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर के प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था उसके बारे में कह रहे, ठीक है ना। उसके बारे में देखेंगे, उत्तर को देखते हैं। उत्तर क्या है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ। कहाँ हुआ, तो 2007 में हुआ। इसका मुख्य, यानी कि इसका जो मुख्य है उद्देश्य बच्चों के अधिकार की रक्षा और संवर्धन करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षक और समाज का संबंध लिखिए, यानी कि शिक्षक जो है ना और उसका जो समाज है उसका संबंध क्या है उसके बारे में लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर को देखेंगे, उत्तर में क्या लिखना है, ठीक है ना। शिक्षक समाज का दर्पण है, यानी कि शिक्षक क्या है, तो समाज का एक दर्पण है, ठीक है ना। वह बच्चों में ज्ञान, मूल्य और संस्कार देकर भावी समाज का निर्माण करता है। समाज की प्रगति शिक्षक पर निर्भर करती है, किस पर, तो शिक्षक पर करती है। समाज की प्रगति किस पर करती है, तो शिक्षक पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि संवैधानिक प्रतिबद्धता से आप क्या समझते हैं, यानी कि संवैधानिक जो प्रतिबद्धता है ना उससे हम क्या समझते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखना है कि संवैधानिक प्रतिबद्धता का अर्थ है संविधान में निहित मूल्य और आदर्शों का पालन, क्या है, तो निहित मूल्य और आदर्शों का पालन, ठीक है, करना। यह नागरिकों और सरकार दोनों को क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, क्या करता है, तो मार्गदर्शन देता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के कि कोठारी आयोग की एक सिफारिश लिखी, यानी कि कोठारी आयोग की जो एक सिफारिश है ना उसके बारे में लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं उत्तर में, ठीक है। कोठरी आयोग 1964 से 66 ने सिफारिश की कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% खर्च होना, यानी कि कोठरी आयोग जो था उसने कहा था कि कम से कम शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय आय पर जो शिक्षा के प्रति है वो 6% खर्च होना चाहिए। कितने, तो 6% खर्च होना चाहिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर के प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी कि दूरस्थ जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। उत्तर को देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्र और शिक्षक आमने सामने नहीं होते हैं। यह पत्राचार और ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती, क्या होती है, तो संचालित होती है, ठीक है ना। दूरस्थ क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा। इस शिक्षा में क्या होता है,
आमने सामने नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम और आप आमने सामने नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं। किससे? तो एक समाचार पत्र, मोबाइल्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म वहां से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न, ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन से जो माध्यम संचालित हो रही है वही से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं एक 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मतदान क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मतदान है वो क्या है, उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। उत्तर लिखना है कि मतदान प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईवीएम बोलते हैं, का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मतदान कहलाता है, ठीक है ना। इससे समय और श्रम की बचत होती है, यानी कि अभी क्या है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईवीएम से क्या होता है, मतदान होता है, क्या होता है, तो मतदान होता है। इससे क्या होता है, समय की क्या होती है, बचत होती है, ठीक है ना, और श्रम यानी कि मेहनत भी कम लगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर्स की तरह होते हैं और उन भी चुनाव चिन्ह जो होते हैं ना वो लगाए जाते हैं, और उसमें क्या है, बटन सिर्फ दबाइए, आप जिसको मत दीजिएगा उसमें वोटिंग चला जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ईवीएम, उसे हम ईवीएम मशीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। 27 नंबर के प्रश्न है कि वित्तीय सुधार, क्या बोल रहे हैं कि वित्तीय सुधार के 2 घटक लिखिए, यानी कि वित्तीय जो सुधार है ना उसके जो 2 घटक है उसको लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको लिखेंगे, चलते हैं उत्तर की तरफ। तो वित्तीय सुधार में कई प्रणाली का सुधार है और बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण प्रमुख घटक है, ठीक है, इस तरह आपको लिखना। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर के प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर लिखिए, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व है और जो मौलिक अधिकार है उसमें अंतर लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं उत्तर की तरफ, ठीक है। तो मौलिक अधिकार न्यायालय से लागू कराए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल राज्य को मार्गदर्शन देते हैं और न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। अब 29 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि राज्यसभा की एक विशेष शक्ति लिखिए, यानी कि राज्यसभा की जो एक विशेष शक्ति है उसको लिखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको देखते हैं। तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की अनुमति दे सकती, क्या दे सकती है, सेवाओं की अनुमति दे सकती, ठीक है ना। ये इसका उत्तर है, ठीक है ना। 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों बढ़ा है, यानी कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो क्यों बढ़ा है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। सरकारी संसाधनों की कमी, क्या है, तो सरकारी संसाधनों की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग के कारण निजी विद्यालय और कॉलेज तेजी से बढ़े, क्या हुए, तो तेजी से बढ़े हैं। इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, क्या है, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखने हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सेक्शन बी में जो 100 वर्ड में आते हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, कौन कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक समानता बढ़ाने के उपाय बताइए, यानी कि शैक्षिक समानता के जो बढ़ाने के जो उपाय है उसको बताइए, ठीक है ना। तो चलते हैं उत्तर की तरफ, कौन से हैं, ठीक है ना। उत्तर की तरफ देखते हैं कि शैक्षिक समानता बढ़ाने के लिए सरकार ने नई कदम उठाए हैं, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 लागू किया गया है, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिसमें मिड डे मील योजना और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें शिक्षा में अवसर की समानता प्रदान करती है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोलने से भी समानता बढ़ी है, यानी कि निःशुल्क, यानी कि 2009 में क्या हुआ था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया, यानी कि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में पैसे दिए जाते थे, उनको ड्रेस आवास के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना, और मिड डे मील और मुफ्त किताबें भी दिए जाते हैं, यानी कि इसमें आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दिए जाते हैं और मुफ्त किताबें दिए जाते हैं, ठीक है ना। डिजिटल शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुलना, यानी कि आप लोगों को डिजिटल शिक्षा देना और हर क्षेत्र, यानी कि आप लोग भी देखे होंगे कि हर क्षेत्र हर गाँव में आप लोगों के एक सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन से, तो सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं और कितने जगह खुल भी चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, तो 2009 में जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लाया गया था इसी में ये सब कहे गए थे, ठीक है ना, और इसका जो पालन भी हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं।
दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कमजोर वर्गों का शिक्षा हेतु प्रयास लिखिए, यानी कमजोर वर्गों की जो शिक्षा है ना उसके हेतु प्रयास क्या है, उसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ठीक है ना, उसको लिखना है। तो कमजोर वर्ग के लिए विशेष क्या है, तो कमजोर वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को आरक्षण, छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधा, क्या होता है, छात्रावास सुविधा दी जाती है, ठीक है ना। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केंद्र से लेकर हर राज्य में यह नारा लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि शुरू की गई, यानी कि सरकार ने निःशुल्क शिक्षा और मिड डे मील से भी उनकी भागीदारी बढ़ी, यानी कि इन सभी योजनाओं से क्या हुआ है, बेटियों का क्या हुआ है, आगे जाने के अवसर मिले, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन से सेक्शन सी के, ठीक है ना, सेक्शन बी के, ठीक है, सेक्शन बी का जो कि आपको 50 वर्ड में लिखने हैं, ठीक है। तो शिक्षा एक निवेश है, शिक्षा एक क्या है, एक निवेश है, उसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो उसको स्पष्ट करना है। शिक्षा को निवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की क्षमता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है। शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार प्राप्त करता है और आय अर्जित करता है। इससे समाज में उत्पादनशीलता क्या होता है, तो उत्पादनशीलता और विकास दर बढ़ती है। शिक्षा पर किया गया व्यय लंबे समय में राष्ट्र के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। क्या होता है, एक लाभकारी क्या होता है, तो लाभकारी सिद्ध होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्या कर, जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे खेत में बीज बोने से क्या होता है, तो एक फसल मिलती, क्या होती है, तो बीज बोते हैं तो फसल मिलता है। तो वैसे ही शिक्षा में खर्च करने से भविष्य में लाभ मिलता है। यानी कि अभी हम आप लोग डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग की जो कॉलेज फी है काफ़ी ज़्यादा लगे होंगे, ठीक है ना। तो आप उन कॉलेज फी को क्यों ज़्यादा दिए, क्योंकि आप लोगों के जो भविष्य है ना, आप लोग के जो भविष्य बनने वाले ना, उसके लिए आप उतने पैसे खर्च किए हैं। आपके जो भविष्य के जो लाभ मिलेंगे उसके लिए आपने इतने पैसे खर्च किए, ठीक है ना। आप जो कोर्स कर लीजिएगा तो आप जो सरकारी जो टीचर्स होते हैं उसमें आप बहाल हो जाए तो क्या है, तो आप लोग के भविष्य यानी कि फ्यूचर सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो आप खर्च कर रहे हैं ना, तो यही सब है, ठीक है ना। अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न है चौथे नंबर की कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए, यानी कि एक अच्छे जो मूल्यांकन है ना उसकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखने को कह रही, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर को। अच्छा मूल्यांकन निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। या छात्रों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार सभी पहलुओं को मापे, ठीक है ना। मूल्यांकन सतत होना चाहिए ताकि छात्र की प्रगति का सही अंदाजा लगे। इसमें स्पष्ट मापदंड हो और छात्र की कमजोरियां और शक्तियों का संतुलित आकलन हो। क्या होना चाहिए, संतुलित आकलन होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अच्छा मूल्यांकन क्या है कि बच्चे की कमजोरी और ताकत दोनों का सही आकलन किया जाता है। किससे, तो आकलन और मूल्यांकन से। आकलन जब कर लेते हैं और मूल्यांकन कर लेते हैं तो बच्चों का क्या पता चल जाता है, बच्चों की क्या कमजोरी है और बच्चों किस ताकत के साथ इन्होंने किया है, यानी कि ताकत दोनों का सही आकलन लग जाता है, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक नेतृत्व के सिद्धांत लिखिए, यानी कि शैक्षिक नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं उनको लिखने को कह रहे, ठीक है ना। तो उत्तर को देखेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व में शिक्षक और प्रधानाचार्य मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। इसके सिद्धांतों में सहयोगात्मक दृष्टिकोण, पारदर्शिता, अनुशासन, निर्णय क्षमता और छात्रों के सर्वांगीण विकास की भावना शामिल है। एक सशक्त नेता शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय के वातावरण को सुधारता है। क्या करता है, तो सुधारता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि नगर निगम के कार्य लिखिए, यानी कि जो नगर निगम के जो कार्य हैं उन कौन से कार्य हैं जो नगर निगम के, ठीक है ना। तो उत्तर की तरफ देखते हैं। तो उत्तर है कि नगर निगम शहर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके मुख्य कार्यों में सड़क, जलपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। शिक्षा और परिवहन शामिल है। यह संपत्ति कर और अन्य करों से राजस्व प्राप्त करता है और नागरिकों की सुविधा के लिए योजनाएं क्या करता है, योजनाएं लागू करता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, तो नगर निगम के है। नगर निगम आप लोग देखे होंगे, पहला एक गांव स्तर का होता है, एक शहर स्तर का होता है, जिसे हम लोग नगर निगम शहर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उस नगर निगम के जितने भी लोग रहते हैं ना, तो उसको क्या करना है, जल की आपूर्ति करना है, ठीक है ना। जल को पूरे जगह ले जाना है, पूरे आवास तक पहुंचाना है, ठीक है ना। और जो आवास में लोग रहते हैं, जो घर में रहते हैं और जो समाज में जो
रोड वगैरह है उन सभी को क्या करना है, स्वच्छता करना है, यानी कि स्वच्छ करना है। ये सब क्या है, तो ये सब नगर निगम के कार्य हैं, ठीक है ना। सीवेज व्यवस्था करना, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, यानी कि जो स्वास्थ्य यानी कि जिसमें आप लोगों को इलाज किया जाता है उन सभी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना, स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। शिक्षा और परिवहन शामिल है, जिसमें आप लोगों को परिवहन संचालन यानी कि बस वगैरह चलवाने का भी नगर निगम के ही अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे शिक्षा में सुधार करना, ये सब होते हैं, ठीक है ना। ये संपत्ति कर अन्य करों से राजस्व प्राप्त करता है, ठीक है ना। यानी कि शहर का प्रशासन चलाने वाली संस्था ही नगर निगम है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस क्या है, 7 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां लिखी, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना उसकी क्या शक्तियां है, यानी कि उनके पावर क्या है ना। और हर एक व्यक्ति के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास अलग पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास अलग पावर है, क्या है तो एक पावर है, ठीक है ना। एमपी के पास अलग पावर है, विधायक के पास अलग पावर है, मुखिया के पास अलग पावर है, पंच के पास अलग पावर है, सरपंच के पास अलग पावर है। लेकिन उनके कौन कौन से पावर है, तो उनमें से मैं राष्ट्रपति के बारे में कहता हूँ। राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां है ना उसको लिखेंगे, ठीक है ना, पावर को, ठीक है। पावर की, राष्ट्रपति की जो पावर है उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की जो पावर है ना वो पावर क्या है, तो उनके 3 प्रकार के पावर, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात, यानी कि एक राष्ट्रीय आपात हो गया, ठीक है ना। एक होता है राज्य आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात युद्ध या विद्रोह के समय लगती है, यानी कि राष्ट्रीय आपात कब लगता है, जब कोई एक दूसरे यानी कि जब कोई देश दूसरे देश से क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे देश से दूसरे देश से लड़ाई हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये सब आपातकालीन घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के हैंड में हो जाएगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पावर में आएगा, ठीक है ना। राज्य आपात में राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि राज्य में कोई आपात हो गया तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि राज्य की जो सरकार होती है ना उसको बर्खास्त कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है, ठीक है ना। ये पावर है किसके, तो राष्ट्रपति की, ठीक है ना। वित्तीय आपात में केंद्र सरकार की वित्तीय नियंत्रण लेती है, यानी कि वित्तीय मामले में, यानी कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में काफी हानि हो जाना, काफी क्षति पहुंचना, और उस स्थिति में क्या हो जाता है, तो आपात, राष्ट्रपति आपात लगा देते हैं, केंद्र सरकार की वित्तीय नियंत्रण लेती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देने, ठीक है ना। यानी कि संकट की घड़ी में, यानी कि आपको सीधा सीधा मैं कहूं तो संकट की घड़ी में राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां मिलती है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला कौन से क्वेश्चन से, 8वां नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल की शक्तियां लिखिए, यानी कि राज्यपाल की जो शक्तियां है ना, राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल की क्या शक्तियां है, ठीक है ना। हर क्षेत्र में हर लोगों के अलग अलग पावर होते हैं, ठीक है ना। मुखिया को देखिएगा तो अलग पावर में रहते हैं, इसी तरह राज्यपाल के बारे में कहना है तो राज्यपाल की जो है ना शक्तियां क्या है उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, तो राज्यपाल राज्य के अंदर एक संवैधानिक प्रमुख होता है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। विधानसभा को भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है ना। वह राज्य की शांति, प्रगति और संविधान की रक्षा का दायित्व निभाता है। कौन, तो राज्यपाल, ठीक है ना। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, प्रमुख होता है, ठीक है ना। उसको देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब 9वां नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है, यानी कि जो हमारे स्टेट में जो हमारे सरकार होते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम जिसे बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर जो से बोलते हैं, उनकी जो शक्तियां है ना वो कौन सी शक्तियां मुख्यमंत्री की, उसके बारे में कह रहे, ठीक है ना। तो उत्तर देखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है, तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। वह मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है और नीतियां बनाता है। वह राज्यपाल को परामर्श देता है, यानी कि मुख्यमंत्री की यह पावर है कि वह मंत्री परिषद चुनते हैं, ठीक है ना। उसके नेतृत्व के अनुसार क्या करते हैं, राज्य सरकार चलाते हैं, ठीक है ना। और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है और विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। और राज्य के विकास के लिए योजनाएं लागू करता है, यानी कि राज्य का जो विकास है उस विकास के लिए नई नई योजनाएं लागू करता है। तो वो सब कौन करता है, तो राज्य सरकार ही है, तो राज्य सरकार ही करेंगे, ठीक है ना। और देश को राज्य को विकास की ओर ले जाए और
विकासशील राज्य बन जाए, ठीक है ना। तो ये सब योजनाएं कौन, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये सब पावर जो थे वो किसके, तो मुख्यमंत्री की थी, ठीक है ना। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, यानी कि न्यायपालिका जो है ना उसकी जो स्वतंत्रता है ना, जिसे फ्रीडम बोलते हैं, आज़ादी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का नींव है, क्या है, तो लोकतंत्र का नींव है, ठीक है ना। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती, क्या करती है, तो रक्षा करती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो कार्यपालिका और विधायिका हस्तक्षेप कर सकती है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखती है और सबको समान न्याय देती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि संसद में साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया बताए, क्या है, तो संसद में क्या कह रहे हैं, तो संसद में साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया बताए, ठीक है ना। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर है कि साधारण विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, कहाँ होता है, तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, और उसके बाद क्या होता है, बहस होकर के और संशोधन के साथ बाद सदन इसे पारित करता है, ठीक है ना। फिर दूसरा सदन इसे पारित करता है, और अंत में जो क्या होता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक कानून बन जाता है। यानी कि जब कोई बिल आता है, कोई बिल जो आता है तो पहले कहाँ ला जाता है, तो पहले संसद में लाया जाता है, और संसद में लाने के बाद यहाँ पे उस पे चिंतन मंथन क्या होता है, यानी कि विपक्ष के पार्टी है और पक्ष के जो पार्टी है उसे क्या होते हैं, कुछ बहस होते हैं, यानी कि उसमें जो कुछ चीजें जो ऐसे भी होते हैं, जो विपक्ष के जो लोग होते हैं उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कहाँ, तो संसद भवन में डिस्कस करते हैं। वहाँ से क्लियर हो जाने के बाद कहाँ जाते हैं, तो राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा जब हो जाते हैं तो क्या अंत में जो होता है, तो राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह है, ठीक है ना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। 12 नंबर के प्रश्न है कि पंचायत या ग्राम सभा के कार्य लिखे, यानी कि जो हमारे पंचायत है, ठीक है ना, जैसे हम गांव देहात में बोलते हैं पंचायत, ग्राम सभा के कार्य क्या है, यानी कि उनके जो कार्य है ना उसको लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्राम सभा की आधारभूत इकाई है कि इसके कार्य में गांव की सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है, ठीक है ना। ये सब क्या है, तो देखभाल शामिल है, यानी कि गांव में क्या होता है, सड़क को, जल आपूर्ति को, स्वच्छता को, यानी कि शिक्षा को और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। जैसे सरकारी योजनाओं को लागू करती है और ग्रामीण विकास के लिए निर्णय लेती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है, ठीक है ना। 13 नंबर का ये प्रश्न है कि असमान विद्यालय प्रणाली के परिणाम बताइए, यानी कि असमान विद्यालय के जो प्रणाली है उनके क्या परिणाम है उनको बताइए, ठीक है ना। अब देखते हैं उत्तर की तरफ, ठीक है। असमान विद्यालय प्रणाली से शिक्षा में असमानता बढ़ती है, क्या होती है, तो असमानता बढ़ती है। अमीर और गरीब बच्चों में अवसरों का अंतर होता है, यानी कि निजी विद्यालय बेहतर सुविधा देती है, क्या देती है, तो जो निजी विद्यालय होते हैं, यानी कि प्राइवेट विद्यालय होते हैं तो बेहतर सुविधा देते हैं, जबकि सरकारी विद्यालय पिछड़े जाति क्या है, पिछड़े हो जाए, यहाँ पिछड़े पिछड़े जाते हैं, ठीक है ना, पिछड़ जाते हैं, क्या हो जाए, पिछड़ जाते हैं, यानी कि इससे समाज में असमानता और वर्ग भेद गहरता है, ठीक है ना, गहराता है। इस तरह आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि 73वां और 74वां संशोधन का महत्व लिखिए, यानी कि 73वां और 74वां का जो संशोधन का जो महत्व है ना उनको लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर को देख लेते हैं। 73वां संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है, कैसा, तो संवैधानिक दर्जा देता है और ग्रामीण स्तर पर स्वशासन सुनिश्चित करता है। 74वां संशोधन नगर निकायों को अधिकार देता है ताकि शहरी प्रशासन मजबूत हो। इनसे लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचा, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। 15 नंबर है कि शिक्षा का समवर्ती सूची में स्थान क्या है, यानी कि शिक्षा में जो ना समवर्ती सूची का क्या स्थान है उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया ताकि केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा नीतियां बना सके। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता बनी, यानी कि
समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके शिक्षा के प्रति अच्छे काम करें, यानी कि अच्छे अच्छे चीजों को संयोजन करें, यानी कि इसमें दोनों पक्ष यानी कि राज्य भी कर सकते हैं और केंद्र भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनमें जो नीतियां बनाई जाती है दोनों लोग नीतियां बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, ठीक है ना। किसमें? तो समवर्ती सूची में चलते हैं, जो कि 1976 में संशोधन किया गया था रहती है। और राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सुधार कर सकते हैं, इससे शिक्षा का समान विकास संभव हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? तो समान विकास संभव हुआ, यानी कि राष्ट्रीय एकरूपता बनी, राज्य अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव किए और केंद्र अपने जरूरत के अनुसार बदलाव किए। इसे क्या कहते हैं? साझा जिम्मेदारी कहते हैं, जो कि केंद्र और राज्य दोनों के से होता है, ठीक है ना, साझा जिम्मेदारी। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर के प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के साधन लिखिए, यानी कि सामाजिक न्याय के जो साधन है उनको लिखने को कह रहे हैं, तो उनको लिखेंगे सामाजिक न्याय के साधन लिखिए। उत्तर है कि सामाजिक न्याय के प्रमुख साधन है यानी कि आरक्षण, सकारात्मक भेदभाव, यानी कि शिक्षा हो गया, आर्थिक अवसर प्रदान करना हो गया, यानी कि कमजोर वर्गों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिलता है, यानी कि इससे समाज में समानता और अवसर की न्यायपूर्ण व्यवस्था विकसित होती है। क्या होती है? तो न्यायपूर्ण व्यवस्था विकसित होती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। 17 नंबर के प्रश्न है कि दल बदल और चुनाव सुधार के उपाय बताइए, यानी कि दल बदल है और उसके जो चुनाव सुधार के उपाय है उनको बताइए, ठीक है ना। तो 1985 में दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ। क्या हुआ? तो 1985 में दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ, जिससे विधायकों को पार्टी छोड़ने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि आप लोग देखे होंगे, कोई पार्टी है यानी कि कोई विधायक है, ठीक है ना, वो क्या है? तो वो भाजपा के एमपी है या विधायक है, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकते हैं? वो आप दल बदल यानी कि आप छोड़ भी सकते हैं, दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं। जैसे कांग्रेस के है तो कांग्रेस के पार्टी भाजपा में आ सकते हैं, भाजपा के जो एमपी विधायक होते हैं वो क्या कहाँ जा सकते हैं? कांग्रेस में जा सकते हैं। तो इसी तरह क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून 1985 में लागू किया गया, ठीक है ना, जिसमें चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम नोटा विकल्प और चुनाव खर्च पर सीमा निर्धारित करना शामिल है, ठीक है ना। इसमें लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और मजबूत हुआ, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर के प्रश्न है कि वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए, यानी कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव है उसको लिखिए, ठीक है ना। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। वैश्वीकरण से विदेशी निवेश बढ़ा। क्या हुआ? तो वैश्वीकरण से विदेशी निवेश बढ़ा और रोजगार के अवसर बने, यानी कि तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, यानी लेकिन इससे असमानता और स्थानीय उद्योगों पर नकारात्मक असर भी पड़ा। यह प्रक्रिया अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आई। क्या हुई? तो दोनों लेकर के आई, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण यानी कि विदेश निवेश, रोजगार और के अवसर बढ़े, यानी कि क्या हुआ? तो विदेश के रोजगार के अवसर बढ़े, ठीक है ना, जिसमें एक देश दूसरे देश जाकर के क्या कहे? अपने रोजगार के लिए काम करने लगे, ठीक है ना, अपने रोजगार के लिए काम किए, ठीक है ना। जैसे इंडिया में उससे कम पैसा मिलता है, यानी कि उसको 17,000 18,000 पर मंथ होता है, लेकिन वही दूसरे देश चले जाते हैं रोजगार के लिए तो वहीं उसको 25,000 दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? तो एक वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के माध्यम से एक देश दूसरे देश काम करने चले जाते हैं, एक देश दूसरे देश के सामान लेन देन कर सकते हैं, ये सब वैश्वीकरण ही है, ठीक है ना। तकनीक और सांस्कृतिक का आदान प्रदान, यानी कि कुछ तकनीक के आधार पे भी लोग जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, एक देश दूसरे देश जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई MBBS करना चाहता है तो MBBS इंडिया में क्या है? तो काफी महंगा है और सीट भी उतना नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं? कम खर्च के लिए कहाँ चले जाते हैं? दूसरे देश चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिया से तो रसिया चले गए MBBS करने के लिए, ठीक है ना। यही सब क्या है? तो ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अवसर भी और चुनौती भी वैश्वीकरण में मिलती है, ठीक है ना, वैश्वीकरण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा का निजीकरण क्यों कहा गया, यानी कि शिक्षा को निजीकरण क्यों कहा गया है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। तो सरकारी संसाधनों यानी कि सरकारी जो संसाधनों की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग ने निजी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा दिया, यानी कि निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनकी फीस अधिक होती है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वो क्या है? तो सुविधा तो प्रदान करती है, लेकिन उनकी जो फीस होती है ना काफी अधिक होती है, ठीक है ना,
काफ़ी अधिक होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया गया है, तो 25% यानी कि 25% उनमें गरीब बच्चों की भी सुविधा है, किसमें, तो निजी विद्यालय में, ठीक है ना। 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले सकते, ठीक है ना, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर के जो प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु शैक्षिक साधन बताए, यानी कि जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति के है ना, उनको शैक्षिक साधन बताइए, ठीक है ना। तो उत्तर को देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति जिसे SC ST बोलते हैं, ठीक है ना, छात्रों का आरक्षण यानी कि छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रावास और कोचिंग सुविधाएं दी जाती है। उन्हें विद्यालय और उच्च शिक्षा में विशेष अवसर मिलते हैं ताकि वे मुख्य धारा में आ सके, यानी कि उसके लिए विशेष तौर से एक छूट दी जाती है। देखिए आप लोगों को जो फॉर्म वगैरह आते हैं, ठीक है ना, बहुत से फॉर्म आते हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार में, तो वहाँ पे आपको क्या लगा जाता है, जनरल के और OBC के कुछ फी होते हैं, क्या होते हैं, फी होते हैं, फी लगते हैं फॉर्म भरने के लिए कुछ। वही जो SC ST के जो स्टूडेंट है उसको फ्री में दिया जाता है, यानी कि फ्री में मौका दिया जाता है, यानी कि उसको आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं। किसको, तो SC ST स्टूडेंट वाले को क्या है, तो उनको काफ़ी मौके दिए जाते हैं, बिना शुल्क के फॉर्म भर लेते हैं, और उनको फॉर्म भरने के साथ साथ क्या होता है, जब वो एग्जाम देते हैं तो उस पे भी आपको अंक कम अंक में भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। कौन किसको, तो SC ST वालों को। तो ये सब क्या है, ये सब सुविधा दी गई, ठीक है ना, अनुसूचित और जनजाति लोगों को, ठीक है ना, छात्रों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 21 नंबर का प्रश्न है कि बालिका शिक्षा हेतु योजनाएं लिखिए, यानी कि बालिका की जो शिक्षा है ना उसकी हेतु योजना क्या है उसको लिखने की कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जिसमें बालिका छात्रवृत्ति योजना और सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इन योजनाओं से बालिकाओं की शिक्षा दर बढ़ी, यानी कि जो कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है उसमें क्या हुआ था, बालिका छात्रवृत्ति योजना और सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की, जिसमें क्या हुआ कि महिलाओं बालिकाओं में क्या हुआ, तो शिक्षा दर काफी तेजी से बढ़ा, यानी कि काफी तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। 22 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं कि मूल्य शिक्षा का महत्व बताइए, यानी कि मूल्य शिक्षा का जो महत्व है ना उसको लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर देखेंगे, मूल्य शिक्षा छात्रों में नैतिकता, ईमानदारी और अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित करती है। यह समाज में जिम्मेदार नागरिक तैयार करती है और व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन को सशक्त बनाती है। इस तरह आपको लिखने, ठीक है। अब 23 नंबर के प्रश्न को ये देखेंगे कि विशेष बालकों की शिक्षा का महत्व बताएं, यानी कि जो विशेष बालक होते हैं उनके जो शिक्षा का जो महत्व है ना उनको बताने को कह रहे हैं। तो उत्तर में हम देखेंगे, विशेष बालकों को शिक्षा देने में और आत्मनिर्भर बनते हैं, यार समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होते हैं। विशेष शिक्षक विद्या और संसाधन उनकी क्षमताओं को विकसित करते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने। अब चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का संबंध बताइए, यानी कि शिक्षा में और संस्कृति में क्या संबंध है उसको बताने को कह रहे, ठीक है ना। तो शिक्षा संस्कृति का संवाहक है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का संरक्षण करती है और नए मूल्यों का विकास करती है। संस्कृति शिक्षा को दिशा देती है और शिक्षा संस्कृति को सशक्त बनाती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर के प्रश्न है कि अंतर क्या है, राजई परिषद का महत्व बताए, यानी कि अंतरराज्यीय जो परिषद है उनके महत्व को कह रहे हैं बताने के लिए, ठीक है ना। उसको देखेंगे, ठीक है। उत्तर है कि अंतरराज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का मंच है, यानी कि यह नीतियां पर चर्चा करती है और विवादों का समाधान करती है। इससे संघीय ढांचा मजबूत होता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि आप लोगों को जो सेक्शन सी है उसको देखेंगे, जो कि आपको 200 वर्ड में लिखने हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि भारतीय चुनाव जो प्रणाली है उनकी जो विशेषता है उनके बारे में वर्णन करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर देखना है कि भारतीय चुनाव प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसकी मुख्य यानी कि इसकी जो मुख्य है विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष के ऊपर हर नागरिक मतदाता
मतदान कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान के माध्यम से होती है ताकि मतदाताओं की स्वतंत्रता और गोपनीय बनी रहे। यानी कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो चुनाव को संचालित करता है और भारत में बहुदलीय प्रणाली लागू है जिससे मतदाताओं को विभिन्न राजनीतिक विकल्प मिलते हैं और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं जबकि राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम भी बोलते हैं, ठीक है ना, और वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और जनता की इच्छा का सही प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? सही प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि 18 यानी कि इसमें क्या हुआ है, भारतीय चुनाव प्रणाली में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली, यानी कि भारत एक ऐसी प्रणाली ना जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र का एक प्रणाली, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को क्या है तो मत अधिकार का क्या होना चाहिए, एक रूल है। यानी कि जो बच्चे 18 साल से ऊपर, हर नागरिक को वोट का अधिकार है। यानी कि जो 18 साल से ऊपर है उसे हर नागरिक को वोट का अधिकार है, ठीक है ना। अब मतदान क्या होता है तो मतदान गुप्त तरीके से होता है, यानी कि किसी को पता नहीं लगता है कि मतदान किस में आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मतदान पर कोई दबाव ना हो, यानी कि आप पे पर कोई दबाव ना हो, ठीक है ना। गुप्त में होता है, ठीक है ना। अब गुप्त में होता है तो गाँव समाज के लोग क्या करते हैं, फायदे उठाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोग के गांव समाज में जो 4-4 पार्टियां होती है, 5-5 पार्टियां होती है ना, तो वो क्या करती है, सभी पार्टियों से पैसे ले लेते। क्या करते हैं, वोटिंग के जरिए पैसे लेते हैं। कहते हैं एक वोट है मेरे यहाँ, मैं आपको उससे 500 रुपये लेंगे, मेरे यहाँ 4 वोट हैं, हम कितने 2000 रुपये लेंगे। इस तरह क्या करते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन जो वोट करने जाते हैं तो वोट क्या होता है, गुप्त होता है, ठीक है ना। वो तो कह देते हम आप में वोटिंग करेंगे, लेकिन जब गुप्त मतदान होता है तो वो किसी और में दे देते हैं, यानी कि सभी से पैसे लेते हैं और मतदान तो एक ही जगह करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग के यहाँ भी गाँव समाज में देखने को मिलता है, ठीक है ना, हमारे इधर भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको शिक्षा के प्रति यानी कि 500 रुपये लेकर के आपको 5 साल रोना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। एक अच्छे चुनाव को चुनना है, ठीक है ना, और बिना पैसा लिए हुए चुनना है, ठीक है ना। अगर आप पैसे लिए होंगे और वही पार्टी अगर जीत जाएगा तो आपको बोलेंगे हमने आपसे 500 रुपये दे करके चुनाव का वोटिंग किया है, और आप जब उससे कोई काम करवाने जाइएगा तो आपसे वो क्या करेगा, डबल वसूल लेगा, यानी कि आपको 1000 रुपया वसूल लेगा, ठीक है ना। इसलिए पैसे लेकर के कोई भी वोटिंग नहीं करना है, ठीक है ना। और स्वतंत्र चुनाव यानी कि इस चुनाव निष्पक्ष कराता है। क्या कराता है, निष्पक्ष तरीके से होता है, ठीक है ना। और जो होता है एक प्रधानमंत्री और राज्यसभा के जो मुख्यमंत्री की जो इलेक्शन होता है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें क्या होते हैं, जनता चुनते हैं, यानी कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या चुनते हैं, मुख्यमंत्री के लिए विधायक के चुनते हैं, और विधायक चुन करके क्या करते हैं, वो एक क्या करते हैं, मुख्य धारा में आकर के वो एक मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, ठीक है ना। हर पार्टी के अलग अलग विधायक होते हैं, ठीक है ना। और संसद में भी ऐसा ही, तो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यसभा में निष्पक्ष होता है, यानी कि जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, जिसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और लोकसभा का जो होता है और विधानसभा का जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जिससे जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। यही है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारतीय संसद है ना, उनकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। संसद कहाँ है, हमारे जो देश की संसद है, भारत की जो संसद है वो कहाँ है, तो दिल्ली में संसद है। तो संसद में कौन लोग बैठते हैं, तो संसद में वो लोग बैठते हैं जो एमपी होते हैं, जो एमपी यानी हमारे क्षेत्र से जो चुने हुए एमपी लोग होते हैं। हम ही लोग क्या करते हैं, उसे चुनते हैं और चुन करके संसद में भेजते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके, ठीक है ना। संसद में वो कुछ फंड ला सके, ठीक है ना, और अपने क्षेत्र में विकास कर सके, ठीक है ना। तो भारतीय संसद की जो शक्तियां है ना, भारतीय जो संसद है उनकी जो शक्तियां है इसके बारे में वर्णन करने को कह रहे, ठीक है ना। तो भारतीय संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। संसद को मुख्य शक्ति कानून निर्माण है जो संघ और सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर लागू होती है, ठीक है ना। वित्तीय शक्तियों में वार्षिक बजट पारित करना, जैसे हमारे देश में जो वार्षिक बजट है, यानी कि हर साल वार्षिक बजट क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। कहाँ, तो संसद भवन में पारित किए जाते हैं। और कर लगाना शामिल है, ठीक है ना। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे प्रश्न काल, अविश्वास प्रस्ताव और बहस के माध्यम से, ठीक है ना। आप लोग संसद में देखिएगा तो
पक्ष और विपक्ष के लोग क्या होते हैं, बहस होते हैं। तो कहाँ होते हैं, तो संसद में ही होते हैं, बहस के माध्यम से होता है, ठीक है ना। संविधान संशोधन का अधिकार भी संसद के पास है, ठीक है ना। संविधान को जो संशोधन करना है तो वो सब क्या है, तो संसद के पास है, यानी कि उसके बहस के, यानी कि पक्ष विपक्ष के बहस होते तो वो संसद में ही होते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, ठीक है ना। क्या होती है, तो ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले सकते हैं। जो एमपी लोग होते हैं, जो राज्यसभा के जो संसद होती है, ये सब क्या होते हैं, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग भी की प्रक्रिया संचालित कर सकती है, ठीक है ना। जो न्यायाधीश होते हैं उसको भी संचालित कर सकती है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देना भी संसद का कार्य है, यानी कि जो राष्ट्रपति जो शासन लेंगे उसमें संसद का ही योगदान होगा, तभी राष्ट्रपति शासन लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार संसद न केवल कानून बनाती है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रस्तावना की जो विशेषता है ना उसके बारे में वर्णन करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है, ठीक है ना। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, यानी कि प्रस्तावना में न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थान दिया गया, यानी कि न्याय का अर्थ है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। और स्वतंत्रता में विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है, यानी कि समानता सभी नागरिकों के बीच समान अवसर और समान अधिकार सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। क्या होता है, समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करती है। अब बंधुत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करता है, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, क्या करती है, संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट करती है और संविधान को मूलभूत संरक्षा का हिस्सा मानी जाती है, क्या जाती है, तो हिस्सा मानी जाती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की वर्णन करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। चलते हैं उत्तर की तरफ। भारत की संघीय व्यवस्था अद्वितीय, इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में किया गया है, यानी कि संविधान में संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई, यानी कि भारत एक मजबूत संघीय प्रणाली अपनाता है क्योंकि अधिक शक्तियां केंद्र के पास है। संविधान सर्वोच्च है और सभी राज्यों पर लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय विवादों का निपटारा करता है। आपातकालीन प्रावधान भी भारत की संघीय व्यवस्था को विशेष बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संकट की स्थिति में केंद्र राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। यह व्यवस्था एकता और विविधता दोनों को संतुलित करती है, क्या करती है, दोनों को क्या करती है, संतुलित करती है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। यानी कि इसका एग्जाम्पल है कि भारत का संघीय ढांचा एकता और विविधता दोनों को संतुलित करता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है कि समानता के मौलिक अधिकार का महत्व होता है, यानी कि समानता के जो मौलिक अधिकार है इसके क्या महत्व है उसके बारे में लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके महत्व को लिखेंगे, ठीक है। समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है, यानी कि समानता का जो अधिकार है ना, जो क्या है, तो भारत लोकतंत्र की नींव है, क्या है, तो नींव है। आप लोग जो देखिएगा ना, तो आप लोगों का जो नींव है, आप लोग जब शिक्षा ग्रहण किए ना, तो आप लोग पहले क्या सीखेंगे, सीखे हुए नींव जो रखे हुए आज से सीखे होंगे, यही नींव है शिक्षा का। यहीं से हम लोग क्या किए, उभरे हैं, ठीक है ना। उसी से हम लोग आज हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, तो समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का ही नींव है और संविधान अनुच्छेद 14 से 18 में यह अधिकार दिया गया है कि इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक, समान अवसर और अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। यह अधिकार नागरिकों को समान ऊर्जा देता है और समाज में असमानता व न्याय स्थापित करता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और सामाजिक एकता को बल मिलता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र का नियम और समाज में न्याय और एकता को स्थापित करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, क्या है, तो निषिद्ध है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना।
छठा नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि 2009 को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार जो नियम है 2009 के, उसके बारे में स्पष्ट करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत लागू हुआ है, यानी कि इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन बच्चों को क्या किया जाए, निःशुल्क यानी कि मुफ्त में शिक्षा दिया जाए और बिल्कुल अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करवाया जाए, ठीक है ना। यह विद्यालयों को बाध्य करता है कि वो बच्चों को प्रवेश दे और किसी भी आधार पर भेदभाव न करे, यानी कि बच्चों को जो है ना किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर, जाति धर्म वगैरह ना पूछा जाए, बस आप लोगों का नाम, पिताजी का नाम, बस यही चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जब सरकारी स्कूल में जाएगा तो आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लिया जाता है, आप किस जाति से, आप क्यों इस स्कूल में एडमिशन कराने आए हैं, ये सब नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आर्टिकल ए में कहा गया है, ठीक है ना। निजी विद्यालय यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव न करें, निजी विद्यालयों को भी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है, ठीक। इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि जो निजी स्कूल होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी कितने, यानी निजी स्कूल के प्राइवेट स्कूल वो बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है, ठीक है ना। ये कौन कहता है, आर्टिकल 21 यानी कि 21E कहते हैं, आर्टिकल 21A कहते हैं कि 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होने चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है उसको समझ लेते हैं। 7 के जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी कि भारतीय जो संविधान है उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बताने को कह रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर को देखते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक विशेषता भी है, ठीक है ना। इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक वैश्य मत अधिकार इसकी मुख्य विशेषताएं। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संविधान में संशोधन का प्रावधान है ताकि समय की आवश्यकता को अनुसार परिवर्तन किया जा सके, यही सब है, ठीक है ना। इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर को करना है, ठीक है। अब प्रश्न को देखेंगे कि 8 नंबर का प्रश्न है कि दलीय व्यवस्था और गठबंधन राजनीति पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो दलीय व्यवस्था और गठबंधन की जो राजनीति है ना उसके बारे में चर्चा करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं। आंसर क्या है, तो आंसर है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली क्या है, तो बहुत दल के लोग लड़ते हैं, अब बहुत दल से चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग क्या देखते होंगे कि राष्ट्रीय दल भी चुनाव लेते हैं। राष्ट्रीय दल के नेता कौन हो गए, तो भाजपा हो गई, कांग्रेस ही तब राष्ट्रीय हो। एक होता है क्षेत्रीय दल, यानी कि क्षेत्र में क्या होती है, पार्टी होते हैं और उस क्षेत्र में क्या करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, ठीक है ना, सभी सीटों पे। जैसे आरजेडी हो गया, ठीक है ना, जेडीयू हो गया, ठीक है ना। इसी तरह के कई तरह के राजनीतिक दल है, तो क्षेत्रीय दल चुनाव में भाग लेते हैं और इसका कारण महागठबंधन राजनीति का उदय हुआ है। यानी कि जब क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी हर क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं, तो कोई भी दल अक्सर पूर्ण बहुमत नहीं पाता। यानी कि आप लोग देखिएगा कि राज्य में कहीं कहीं भी है, कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टी क्या है, तो क्षेत्रीय पार्टी का दबा होता है और राष्ट्रीय पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, वहीं से क्षेत्रीय पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। तो इस वजह से क्या होता है कभी कभी कि राष्ट्रीय पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाती, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी से इसको क्या करना होता है, समझौता करना पड़ता है, तब वो क्या हो जाता है, तो गठबंधन, यानी कि दोनों कोई जब मिल के सरकार बनाती है ना तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे हमारे बिहार राज्य की बात कर ले तो बिहार राज्य में क्या है, तो बिहार राज्य में महागठबंधन की किसकी सरकार है, तो एनडीए, यानी कि एनडीए की सरकार है, ठीक है ना। तो एनडीए सरकार महागठबंधन जो कहते हैं, तो महागठबंधन में कौन कौन है, तो कांग्रेस है और आरजेडी है, ठीक है ना। तो उसकी पूर्ण बहुमत नहीं पी रही है, लेकिन वही एनडीए की जो बात करें तो एनडीए में क्या है, तो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है और जो भाजपा, यानी कि दोनों मिलकर के क्या कर रही है, बिहार की सरकार को चला रही थी, उसी को हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते थे। यानी कि दोनों मिलकर के एक दल को चलाए, यानी कि राज्य मुख्यमंत्री को चलाए, यानी गठबंधन के साझा करके चलाए, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं गठबंधन राजनीति, ठीक है ना। तो कोई भी दल अक्सर पूर्ण बहुमत नहीं पाता, इसलिए कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है ना।
गठबंधन राजनीति से विविध हितों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन कभी कभी अस्थिरता भी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें अस्थिरता होती है, यानी कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के से नेतृत्व करके सरकार बनाता है, उसमें दबाव महसूस होता है, दबाव की राजनीति होती है, ठीक है ना। तो ये वही अगर एक यानी कि एक पार्टी की अगर राज्य में सरकार रहती तो इसके पावर अच्छे तरीके से पावर का उपयोग कर पाते, लेकिन वही दो गठबंधन करके जब सरकार बनती है तो इसको क्या होता है, दोनों को तालमेल बैठा करके सरकार को दबाव महसूस करके चलाना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं तो पार्टी टूट भी सकती है, ठीक है ना। तो महागठबंधन की राजनीति लोकतंत्र की विविधता देती है, लेकिन कभी कभी सरकार कमजोर भी बना देती है। कभी कभी क्या हो जाती है, विधायक वगैरह दल बदल कानून कर लेते हैं, दल बदल लेते हैं, तो क्या हो जाता है, सरकार भी गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है, यानी कि लोकतंत्र में जो शक्तियों का पृथक्करण है वह क्यों आवश्यक है, उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर को देखेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र की मूर्त शर्त है, ठीक है ना। विधायिका कानून बनाती है, विधायिका क्या बनाती है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। यदि सभी शक्तियां एक ही संस्था में हो तो अधिनायकवाद पैदा हो सकता है, ठीक है ना। पृथक्करण से संतुलन और नियंत्रण बना रहता है और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते, क्या होते हैं, क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यानी कि विधायिका क्या करती है, तो कानून बनाती है, और कार्यपालिका उसको क्या करती है, तो कानून लागू करवाती है, ठीक है। और न्यायपालिका क्या करती है, तो कानून की व्याख्या करती है, ठीक है ना। अगर सब शक्तियां एक ही संस्था में हो तो तानाशाही हो जाती है, तो इसलिए सभी यानी कि विधायिका की अलग है, कार्यपालिका की अलग है, और न्यायपालिका की अलग है। अगर वही शक्ति एक ही लोगों के पास हो जाए तो क्या हो जाता है, वो तानाशाही करने लगते हैं, यानी कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, और लोकतंत्र को संतुलित और नागरिक को सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि उदारीकरण और आर्थिक सुधार पर प्रकाश डाले, यानी कि उदारीकरण है और जो आर्थिक सुधार है उस पर प्रकाश डालने को कह रहे थे। चलते हैं उत्तर की तरफ। तो 1991 में भारत में उदारीकरण और आर्थिक सुधार लागू किए, यानी आर्थिक किसको बोलते हैं, धन को सुधार में लागू किए। इनके अंतर्गत लाइसेंस राज खत्म किया गया, यानी कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और निजीकरण बढ़ाया गया, आयात निर्यात की सरल की गई। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था खुली और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, हालांकि इससे असमानता भी बढ़ी। क्या हुआ, इससे असमानता भी बढ़ी, ठीक है ना। यानी कि 1991 में लागू की, यानी कि लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। विशेष निवेश को प्रोत्साहन मिलने लगा और निजीकरण बढ़ गया, ठीक है ना। आयात निर्यात में क्या हो गया, तो सरल हो गया, यानी कि आसान हो गया आयात निर्यात, यानी कि सामान को एक देश से दूसरे देश निर्यात करने में क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है ना। तो इसका परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था खुली और प्रतिस्पर्धा बढ़ी और असमानता भी बढ़ी, ठीक है ना। उदारीकरण ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोड़ा है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक। 11 नंबर के प्रश्न है कि आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आर्थिक जो विकास है और आर्थिक संवृद्धि है उसमें अंतर क्या है, तो उसको लिखना है, ठीक है ना। तो देखेंगे उत्तर की तरफ। तो आर्थिक संवृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि केवल राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, यह मात्रात्मक होती है और जीडीपी यानी कि जीडीपी जैसे सूचकांकों को मापी जाती है। दूसरी ओर आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि व्यापक अवधारणा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता शामिल है। विकास गुणात्मक सुधारों पर बल देता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश की आय बढ़े लेकिन गरीबी और बेरोजगारी बनी रहे तो यह समृद्धि है, विकास नहीं है। इसलिए आर्थिक विकास अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करता है। यानी कि देश में क्या रोजगार जब रहेगा ना तो लोग क्या हो जाएंगे, गरीबी से कम मरेंगे, ठीक है ना। गरीबी जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ना तो लोग क्या करते हैं, लोग एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, ठीक है ना। जब गरीबी रहती है तो क्या होता है, तो आर्थिक विकास में काफी गिरावट आता है, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, गरीबी हटाना यानी कि गुणात्मक सुधार है, ठीक है ना। विकास में क्या है, शिक्षा को आगे ले जाना, स्वास्थ्य में अच्छा सुधार करना, रोजगार देना और गरीबी को हटाना, गुणात्मक सुधार, यही तो विकास है ना। तो विकास को हमको क्या करना है, आर्थिक विकास को बढ़ाना है, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार जब देंगे तो गरीबी जरूर हटेगी, ठीक है ना। गुणात्मक सुधार हो जाएंगे यानी कि कई गुना सुधार हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ आय बढ़ना समृद्धि नहीं है, लेकिन जबकि सबकी जिंदगी बेहतर बनना विकास
विकास है, ठीक है ना। सबकी आय बढ़ना जरूरी है, लेकिन सबकी जिंदगी बनना बेहतर है, जरूरी है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक। 12 नंबर के प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 12 नंबर के प्रश्न से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं लिखी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो विशेषताएं है उसके लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाया गया, यानी कि इसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण की रक्षा करना। यह अधिनियम केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार देता है ताकि वह जलवायु और भूमि प्रदूषण पर रोक लगा सके। औद्योगिक इकाइयों को मानक तय कर दिया, उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की। यह अधिनियम तत्व विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है तो एक महत्वपूर्ण क्या है तो एक कदम है, ठीक है ना। तो 1986 में भोपाल में क्या हुआ था, गैस त्रासदी के बाद बना, यानी कि भोपाल में एक गैस लीक हो गया था। क्या हो गया था भोपाल में 1986 में गैस लीक हो गया था। इसमें काफी क्षति हुई, यानी कि इतना गैस जहरीला था कि सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इससे कितने लोगों की जान भी चली गई। कब हुआ था तो 1986 में भोपाल में हुआ था, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वेब सीरीज वगैरह भी है, तो देखिएगा तो किस तरह की घटनाएं इस तरह भोपाल में हुआ था गैस त्रासदी के बाद, ठीक है ना। तो प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की रक्षा करना है और केंद्र सरकार की व्यापक अधिकार लाना है, यानी कि उद्योग के लिए मानक तय करना है और उल्लंघन दंड की व्यवस्था करना है, ठीक है ना। यह अधिनियम सतत विकास की दिशा में अहम कदम उठाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है, यानी कि 1986 में भोपाल में जो एक गैस लीक हुआ था ना, इसमें काफी लोगों को परेशानी, यानी कि जो लोग तो उसको क्या हुआ था गैस के कारण आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, यानी कि वो क्या मर जाते थे, ठीक है ना। तो गैस इतनी खराब थी कि उसको काफी परेशानी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ तो दंडनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। यानी कि कोई चीज को उल्लंघन नहीं किया जाए, यानी लोगों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि पंचायत प्रणाली और ग्राम सभा का महत्व बताइए, ठीक है ना। पंचायत प्रणाली जो है और ग्राम सभा का जो महत्व है उसको बताने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर को देखेंगे। पंचायत प्रणाली ग्रामीण स्वशासन का आधार है, यानी कि 73वें संशोधन से इसे संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कि ग्राम सभा गांव की मूल इकाई है। क्या है तो मूल इकाई है जिसमें सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। यह विकास योजनाओं पर चर्चा करती है और निर्णय लेती है। पंचायत सड़क, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है और ग्रामीण विकास को गति मिलती है। क्या होता है तो ग्रामीण विकास को क्या होती है तो गति मिलती है, यानी कि ग्रामीण स्वशासन की आधारिकता, यानी कि 73वां संशोधन हो, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि ग्राम सभा के सभी वयस्कों के नागरिकों को विकास योजना पर निर्णय किया गया, यानी कि कार्य उनको बतलाया गया है, यानी कि जो कार्य थे कि सड़क और पानी को उपलब्ध करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, कृषि में जो विकास है उसको तेजी से करना, यानी कि पंचायत लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाती है, ठीक है ना। पंचायत क्या है तो लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाती है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। 14 नंबर का प्रश्न है कि आरक्षण के राजनीतिकरण के परिणाम बताए, यानी कि आरक्षण के जो नीतिकरण है ना उनके जो परिणाम क्या है उसके बारे में बताने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर में देखेंगे। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन जब राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण का उपयोग करते हैं तो यह विवाद और सामाजिक तनाव पैदा करता है। इससे समाज में विभाजन बढ़ता है। कभी कभी योग्य लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है। राजनीतिक दबाव से आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है जिससे मूल उद्देश्य कमजोर हो जाता है। इसलिए आरक्षण का प्रयोग संतुलित और न्यायपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक न्याय होना चाहिए, लेकिन वोट बैंक राजनीति से विवाद और तनाव समाज में विभाजन बढ़ाता है, यानी कि कभी कभी योग्य लोग जो होते हैं ना पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। अवसर नहीं मिल पाते हैं और आरक्षण जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि शिक्षा में असमानता के कारण और समाधान लिखिए, यानी कि शिक्षा में जो असमानता है उसके जो कारण है उसके जो समाधान है उसको लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर में देखेंगे कि शिक्षा में असमानता के मुख्य कारण है कि गरीबी, क्षेत्रीय असमानता, सामाजिक भेदभाव और
संसाधनों की कमी और ग्रामीण और शहरी विद्यालयों की गुणवत्ता में अंतर है। यानी कि समाधान के लिए सरकार को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, मिड डे मील, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यह क्या है तो एक आवश्यक है। क्या है तो एक आवश्यक है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर के जो प्रश्न है वो क्या है, ठीक है ना। 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण के पक्ष लिखिए, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण के जो पक्ष है उसको लिखना है, ठीक है ना। तो न्यायिक पुनरीक्षण संविधान की सर्वोत्तम सुनिश्चित करता है। यह विधायिका और कार्यपालिका को संविधान की सीमाओं में रखता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई कानून असंवैधानिक हो तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जब कोई कानून असंवैधानिक तौर से बनाया गया हो तो वो क्या कर सकता है, न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकता है, हटा सकता है, खारिज कर सकता है। इससे लोकतंत्र में संतुलन और नियंत्रण बना रहता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। यानी कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। असंवैधानिक कानून रद्द कर सकता है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 17 नंबर के प्रश्न है कि वैश्वीकरण और शिक्षा पर प्रकाश डालिए, यानी कि वैश्वीकरण पर शिक्षा पर क्या प्रकाश है उसको डालने को करें, ठीक है ना। तो उत्तर में देखते हैं, उत्तर में लिखते हैं कि वैश्वीकरण ने शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित किया, यानी कि विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश, आधुनिक तकनीकी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा, यानी कि इससे रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच अंतर भी बढ़ा। यानी कि वैश्वीकरण में शिक्षा गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा आई। क्या हुई, तो प्रतिस्पर्धा आई, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी कि वैश्वीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश मिला, लेकिन विदेश में जो बच्चे जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इंडिया के छात्रों को भी प्रवेश मिलने का अवसर मिला, ठीक है ना। तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा होने से काफी लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, यानी कि हर गांव हर क्षेत्र के लोग शिक्षा ग्रहण करें। यानी कि अब क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा का महत्व भी बढ़ने लगा। यानी कि जब ये सब होने लगा तो अंग्रेजी भाषा का महत्व भी बढ़ने लगा और रोजगार के जो अवसर थे वो भी बढ़ने लगे, लेकिन ग्रामीण शहरी अंतर भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण ने शिक्षा में अवसर और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ाई है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया बताइए, यानी कि भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक है ना। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर है संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। इसमें 389 सदस्य थे। विभिन्न समितियां बनाई गई, जिनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक बहस और चर्चा की, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन बहस करके, चर्चा करके क्या किया है, संविधान के ऊपर काम किया गया, संविधान को लिखा गया, संविधान को तैयार किया गया। और 26 नवंबर क्या आपको, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर क्या है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां लिखिए, यानी कि राष्ट्रपति के जो कार्य है, जो उनकी जो शक्तियां है उसको लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको लिखेंगे, ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं इतने मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ को तैयार करता हूं। हर एक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुन करके लाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक अच्छे से दबा करके कर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो उत्तर है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपद की नियुक्ति करता है, संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, विदेशी देशों से संबंध स्थापित कर सकता है, यानी कि करता है, ठीक है ना। सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, उसके सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, संसद द्वारा पास बिल पर स्वीकृति करता है, और जो आपातकाल जो की स्थिति आती है तो उस आपातकाल की घोषणा भी करते हैं, ठीक है ना। विदेशों से संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। और सेना का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना और सर्वोच्चता पर चर्चा कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, तो उत्तर की अब देखेंगे उत्तर क्या है,
और सर्वोच्चता पर चर्चा कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, तो उत्तर की अब देखेंगे उत्तर क्या है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की मूल संरचना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मौलिक अधिकार है। क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सम्मिलित है, यानी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु मूल संरचना नहीं है, बदल सकती है। संविधान सर्वोच्च है और सभी संस्थाएं उसके अधीन है। यह नागरिकों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा करता है। क्या करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियां का जो पृथक्करण है, इसमें मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र है। यानी कि संसद संविधान से संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती। यानी कि संविधान सर्वोच्च है, सभी संस्थाएं इसके अधीन है। यानी कि संविधान ही लोकतंत्र अधिकार की रक्षा करता है। इस तरह आपको लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर के क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर चर्चा की। यानी कि भारतीय लोकतंत्र की जो चुनौतियां है वो क्या चुनौतियां है, तो उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन कई चुनौतियों का सामना करता है। यानी कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता समाज को बांटते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार प्रशासनिक प्रणाली को कमजोर करता है। चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग लोकतंत्र की आत्मा का आहत करता है। यानी कि अशिक्षा और गरीबी के कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। महिला सशक्तिकरण और अल्पसंख्यकों की भागीदारी भी चुनौतियां है। यानी कि इन समस्याओं को समाधान शिक्षा, पारदर्शिता, कानून का सख्ती से पालन और नागरिक जागरूकता से संभव है। यानी कि क्या है, जातिवाद और क्षेत्रवाद और सांप्रदायिक, यानी कि जो भ्रष्टाचार होते हैं, यानी कि चुनाव में धन और बाहुबल का प्रभाव होता है। यानी कि जो चुनाव जो होते हैं ना, तो आप लोगों को देखिएगा धन का इतना बड़ा उड़ाया जाता है धन को चुनाव के प्रति। यानी कि आप वार्ड सदस्य से लेके मुखिया, सरपंच से लेके विधायक के जितने भी लोकतंत्र के जो चुनाव होते हैं उसमें देखिएगा धन का विशेष योगदान रहता है, ठीक है ना। और शिक्षा और गरीबी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन चुनौतियों पर काबू पाना जरूरी है। यानी कि लोकतंत्र को और अच्छा करना है, मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को अच्छे लोगों को चुनना है जो उसके लायक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा। यानी कि जो चुनौती है उन चुनौती को काबू करके उस गंदे काम को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर के प्रश्न है, संसद और विधानसभा के बीच संबंध स्पष्ट करिए। यानी कि जो संसद है, जो विधानसभा है, उनके बीच संबंध स्पष्ट करने की बात करें, ठीक है ना। उत्तर देखेंगे तो संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों विधायी निकाय है। यानी कि संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संसद संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है जबकि विधानसभा राज्य सूची पर समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है। लेकिन टकराव होने पर संसद का कानून मान्य होता है। आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। इस तरह आपको लिखने। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर के जो प्रश्न है कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का संबंध बताएंगे। जो शिक्षा है, जो राष्ट्रीय विकास का जो संबंध है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो देखेंगे उत्तर की तरफ, ठीक। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। यह मानव संसाधन का निर्माण करती है और आर्थिक विकास में योगदान देती है। शिक्षित समाज वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक प्रगति में मदद करता है। शिक्षा सामाजिक समानता और लोकतंत्र को मजबूत करती है, ठीक है ना। महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से उत्पादन क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और शिक्षा सांस्कृतिक जागरूकता और